आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह अपने इस YouTube चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसी की अगली क्लास के पहले सवाल पे हम हैं। स्क्रीन पे देखिए सवाल लिखा हुआ है, इसको पढ़िए और समझिए। सवाल में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 शीर्ष वाले त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, केंद्र यानी केंद्रक, केंद्रक के निर्देशांक इतने इतने और इतने हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि माध्यिकाएं संगामी होंगी। यह है प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस x1, y1, x2, y2, x3, y3 आर दिस। ऑल्सो प्रूव दैट द मीडियंस आर कंकरेंट। ठीक, देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा। मतलब प्रूफ क्या करना है, जो चीज अभी तक आप यूज करते चले आए हैं वही आपको सिद्ध करना है। अभी तक आप देखिए क्या करते चले आए हैं, एक त्रिभुज ABC, एक ट्रायंगल ABC था। एक ट्रायंगल ABC जो था उसके ये वर्टिसेस आपको दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, और इसका जो केंद्रक होता था सेंट्रॉइड वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसको एज फॉर्मूला आप यूज करते चले आए हैं, अभी तक एक सूत्र की तरीके से प्रयोग कर रहे हैं अभी तक। अब इस सवाल में आपको सिद्ध करके लाना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष इतने इतने और इतने हैं तो उसका केंद्रक जो होगा, उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है, पहली बात। दूसरी बात क्या प्रूव करनी है, दूसरी बात आपको प्रूव करनी है मीडियंस आर कंकरेंट, यानी कि माध्यिकाएं संगामी हैं। माध्यिकाएं संगामी होने का मतलब ये है कि माध्यिकाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं। यानी AD माध्यिका अगर एक है और BE माध्यिका एक है और CF माध्यिका एक है, तो तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी और वो एक बिंदु जो होगा वही क्या होगा, केंद्रक G होगा। इतनी बातें आपको प्रूफ करनी, दो बातें प्रूफ करनी। A, B और C इन शीर्षों के साथ अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है तो उसका केंद्रक ये होगा। दूसरी बात, इस त्रिभुज की माध्यिकाएं जो हैं वो संगामी होंगी, एक दूसरे को G पर मिलती हैं, ऐसा आपको प्रूफ करना होगा। ठीक, तो आइए देखिए शुरू करते हैं सवाल को। एक ट्रायंगल बना लीजिए आप। ये A हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1। ये B हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2। ये C हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x3, y3। ठीक, x1, y1, x2, y2 और x3, y3 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। प्रूव करना है आपको कि इसका जो केंद्रक होगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होगा। तो देखिए किस तरीके से सिद्ध किया जाए, ध्यान से समझिएगा जरा। देख, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। पहले ये मालूम होना चाहिए कि सेंट्रॉइड जो होता है यानी कि जो केंद्रक होता है वो होता क्या है। आपको अगर पता हो किसी भी ट्रायंगल में उसकी माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, मीडियंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसी को सेंट्रॉइड कहते हैं। यानी कि अगर ABC त्रिभुज की एक माध्यिका D हो या ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो उस माध्यिका को, दूसरी माध्यिका E हो और तीसरी माध्यिका CF हो। माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा वही केंद्रक होता है। यानी कि अगर इसका नाम G है इस वाले पॉइंट का, तो यही G केंद्रक होगा। माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा ये केंद्रक होगा। और इस केंद्रक की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड यानी केंद्रक होता है वो प्रत्येक माध्यिका को
2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बड़ा वाला हिस्सा 2 और छोटा वाला हिस्सा 1। ठीक, तो अगर आपको केंद्रक निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपको A के कोऑर्डिनेट्स पता हैं और D के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्योंकि हमने डिफिनेशन से जाना कि माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है वो केंद्रक होता है। माध्यिकाओं का कटान बिंदु यानी कि G इसका केंद्रक यानी सेंट्रॉइड होगा, और सेंट्रॉइड यानी केंद्रक की प्रॉपर्टी होती है कि वो प्रत्येक माध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी अगर G केंद्रक है तो G जो है वो AD को 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर G के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हो तो G के कोऑर्डिनेट्स आप x, y मान लीजिए, और x, y देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर इस लाइन AB को अलग निकाल के, इस AD लाइन को अलग निकाल लीजिए, ये रही आपकी AD, ये है A और ये रही D, और ये पॉइंट है इस पे G, और ये रेशियो है 2, ये रेशियो है 1। A के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1, y1, और D के कोऑर्डिनेट्स कुछ निकाल लेंगे आप, और G के कोऑर्डिनेट्स x, y आपको निकालने हैं। तो देखिए अंतः विभाजन जैसा कुछ नहीं बन गया। अगर इस वाली लाइन की तस्वीर बाहर निकालकर अलग देखिए तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि A और D को मिलाने वाली रेखा को एक पॉइंट G 2 और 1 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनली डिवीजन वाला मामला बना है यहाँ पे। तो अगर G के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने तो बताइए अंतः विभाजन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? क्योंकि G एक ऐसा पॉइंट है जो AD को 2 और 1 के अनुपात में बांट रहा है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, G के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे। बात यहां तक समझ में आई? तो देखिए इसी तरीके से हम सवाल को लगाएंगे। अभी तक जितनी बात समझी है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे समझेंगे। हमको केंद्रक G के निर्देशांक निकालने हैं, और क्योंकि G AD को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है, ये बात हम जानते हैं। तो G AD को 2 और 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, इसलिए हम G के निर्देशांक अंतः विभाजन वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। और उसके लिए हमको D के कोऑर्डिनेट्स पहले चाहिए, और D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब B और C का मध्य बिंदु निकालेंगे, D निकल आएगा। A और D के कोऑर्डिनेट से हम 2 और 1 के अनुपात को यूज करते हुए G के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ठीक, आइए देखिए, समझिए क्या मतलब, लिखिए, समझ तो चुके हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना त्रिभुज ABC में A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, और C के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ठीक, यदि D BC का मध्य बिंदु हो तो D के निर्देशांक दिख रहा है। ठीक, तो D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखिए D क्या हो जाएगा, BC का मध्य बिंदु। BC का मध्य बिंदु मतलब x2 प्लस x3/3, x2 प्लस x3/2 सॉरी, और y2 प्लस y3/2। ये D के निर्देशांक आ जाएंगे। इसको लिख सकते हैं यहां पर आप, x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। D के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। A के हमारे पास थे, D के हमने निकाल लिए। A और D अगर दोनों के पता है तो AD रेखा पर एक बिंदु G है, और G अगर केंद्रक है, क्योंकि केंद्रक है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि AD यानी माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो लिखिए, यदि G ट्रायंगल ABC का केंद्रक होगा तो G AD को 2:1 में
विभाजित करेगा, ये नियम होता है। ठीक, इसको बिगाड़ दीजिए इसे। और इस रेखा को अगर बनाना चाहें तो फिलहाल जब काम चलाने के लिए यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, ये AD हो गई रेखा, और ये आपका G हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका x1 y1 हो गया, और ये D के कोऑर्डिनेट्स लिखे ही है। ठीक, और G के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, x, y। तो क्योंकि G ABC त्रिभुज का केंद्रक है, केंद्रक की प्रॉपर्टी होती है कि केंद्रक जो होता है वो माध्यिका AD को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए G के निर्देशांक लिखेंगे माना G के निर्देशांक x, y हैं, इसलिए x बराबर फार्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x बराबर m1 का मतलब कितना, देखिए m1 x2 2 इंटू डी का ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो 2 इंटू x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1 और अपॉन m1 प्लस m2। इस 2 से ये 2 कट गया, कितना आ जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार y निकालेंगे जब, तो क्या आएगा फार्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 का मतलब फिर वही 2 इंटू y2 का मतलब y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। बिगाड़ दीजिए इसको, ये 2 से 2 कट गया, ये आपका आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अतः G के निर्देशांक क्या आ गए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, समीकरण नंबर 1। जब AD के माध्यम से हमने G निकाला तो ये आ गया। अब जरा इसी G को BE के माध्यम से निकाल लीजिए और CE के माध्यम से निकाल लीजिए। देखिए, अगर केवल केंद्रक की बात करें, अगर आपको सिर्फ ये सिद्ध करना होता कि इन तीनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का केंद्र कितना होता तो प्रूव हो गया यहाँ पे, लेकिन हमको ये भी प्रूव करना है कि माध्यिकाएं संगामी हैं। तो क्योंकि केंद्रक माध्यिका पर ही होता है, तो क्योंकि केंद्रक माध्यिका पर ही होता है और माध्यिकाएं संगामी अगर आपको प्रूव करना है तो इसका मतलब माध्यिकाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, और जब एक ही बिंदु पर काटती हैं और वो बिंदु अगर केंद्रक हुआ तो हम क्या करेंगे, जब AD के माध्यम से हमने केंद्रक जो निकाला है, BE के माध्यम से भी हम केंद्रक की कॉन्सेप्ट से ही निकालेंगे। BE की कॉन्सेप्ट से जब हम केंद्रक निकालेंगे तो तब भी यही आएगा, और CE के माध्यम से जब CF के माध्यम से जब हम केंद्रक निकालेंगे तब भी यही आएगा। अगर AD से केंद्रक, BE से केंद्रक और CF से केंद्रक, तीनों से अगर एक ही सेंट्रॉइड मिल रहा है तो इसका मतलब तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जो कि सेंट्रॉइड है। तीनों अगर एक ही पॉइंट सेंट्रॉइड यानी केंद्रक पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब तीनों संगामी है, एक बिंदु से होकर जाती है। यही प्रूव करना है। क्या करेंगे हम, AD के माध्यम से केंद्रक निकाला, अब BE के माध्यम से केंद्रक निकालिए और CF के माध्यम से केंद्रक निकालिए और दिखाइए कि तीनों ही केंद्रक एक समान है। क्योंकि तीनों केंद्रक एक समान है इसलिए तीनों बिंदु अलग अलग ना होकर एक हैं, और अगर तीनों बिंदु एक हैं तो तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं जो कि केंद्रक G होगा। बात समझ में आई? तो जो काम आपने AD को मानकर G के लिए किया है वही काम अब आप BE को लेकर G के लिए करेंगे।
ठीक है। तो चाहे आइए देखिए, ये सब बिगाड़ दीजिए, ये बना दीजिए, एडी के माध्यम से जो जी निकाला है वो बना रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, बी बी पढ़ लेंगे। लिखिए, यदि जी बीई पर भी स्थित होगा, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जी बीई को भी 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए बीई के माध्यम से जी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर फार्मूला वही m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए यहां पर भी मामला वही है, g जो है वो बीई को भी 2 और 1 के रेशियो में बांटेगा, और जब इसको 1 के रेशियो में बांटेगा, और e के कोऑर्डिनेट्स लेकिन पहले निकालने पड़ेंगे आपको, तो e के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लीजिए पहले। देखिए आप लिख लीजिएगा, मैं यहां पे निकाल के लिखे दे रहा हूं। e क्या है, AC का मध्य बिंदु है, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 और y1 प्लस y3 अपॉन 2 लिख ही लीजिए। क्या लिखेंगे, EAC का मध्य बिंदु है, इसलिए E के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 x3 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y3 अपॉन 2 लिखेंगे। क्योंकि बीई भी माध्यिका है, बीई क्या है, बीई भी तो एक माध्यिका है, मीडियन है, और अगर बीई मीडियन है तो सेंट्रॉइड जो होगा वो बीई को 2 और 1 के रेशियो में बांटेगा, ये प्रॉपर्टी होती है। तो क्योंकि बीई भी माध्यिका है, इसलिए केंद्रक G बीई को भी 2:1 के अनुपात में काटेगा नहीं, विभाजित करेगा। क्योंकि बीई भी मीडियन है, बीई भी माध्यिका है, तो केंद्रक G जो होगा वो बीई को भी 2 और 1 के अनुपात में बांटेगा। ठीक भाई, केंद्रक G जो होता है, सेंट्रॉइड जो होता है, वो हर मीडियन, हर माध्यिका को 2 और 1 के रेशियो में बांटता है। तो क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो B मीडियन है यानी माध्यिका है, और B अगर माध्यिका है तो प्रॉपर्टी कहती है कि सेंट्रॉइड यानी G जो होगा वो माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में बांटेगा। अगर G 2 और 1 के अनुपात में बांटेगा तो G के कोऑर्डिनेट्स अगर आप निकालना चाहें BE के माध्यम से तो क्या होंगे, इसलिए
निर्देशांक x इक्वल टू क्या हो जाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x1 y1 क्या हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 क्या हो जाएंगे, e के कोऑर्डिनेट्स। b के कोऑर्डिनेट्स हैं ये देखिए x2 y2, और e के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, यहां से आप कर लीजिए। तो ये m1 m2 m1 x2 यानी 2 इंटू इतना, कितना, x1 प्लस x3 प्लस m2 1 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2। x के ये कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये x हो गया। इसी तरीके से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 का मतलब 2 टाइम्स y1 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y2 अपॉन 2 प्लस 1, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। भाई इसलिए g के निर्देशांक क्या आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक, ये g के निर्देशांक आ गए। दूसरा इक्वेशन देखिए, जब आपने AD के माध्यम से g निकाला तब भी वही है, तब जो आया वही BE के माध्यम से g निकालने पर भी आपको मिला। इसी तरीके से अगर आप CF के माध्यम से g निकालें तब भी इतना ही आएगा। लेकिन जब 3 चीजें हो, उसमें से 2 रिजल्ट्स आप निकाल चुके हो, तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं होती, उसको सिमिलरली कर देते हैं। तो इसको इधर साफ कर दीजिए, इधर लिख दीजिए इतना। लिखेंगे यदि f AB का मध्य बिंदु हो, यदि f AB का मध्य बिंदु हो तो CF के माध्यम से भी G के निर्देशांक इसी प्रकार x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 किए जा सकते हैं। अगर AD, BE और CF तीनों के माध्यम से ही जिस केंद्रक के निर्देशांक निकाले गए वो सेम आ गए, तो इसका मतलब इन तीनों का प्रतिच्छेद बिंदु कोई और ना होकर वही केंद्रक है। यही तो इसका मतलब निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, AD के माध्यम से, AD के केंद्रक के, AD पर जो केंद्रक स्थित था उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले, फिर BA पर केंद्रक के कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर CF के माध्यम से केंद्रक के कोऑर्डिनेट्स निकाले। कोऑर्डिनेट्स अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब इन तीनों पर जो केंद्रक स्थित है वो पॉइंट एक ही है, और तीनों पर एक ही पॉइंट स्थित होने का मतलब है तीनों उस एक बिंदु पर मिल रहे हैं, और तीनों अगर सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं तो तीनों संगामी हैं। तो इसका मतलब क्या है, अर्थात G वो बिंदु है जो
तीनों माध्यिकाओं में उभयनिष्ठ या कॉमन है, और इसलिए तीनों माध्यिकाएं संगामी होगी। ये प्रूव हो गया आपका। ठीक, इस तरह जो ये लैंग्वेज जो हिंदी में है इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश वाले, इतना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लिख लीजिए और फिर हम चलते हैं अगले सवाल या अगला टॉपिक जो भी है उसकी तरफ। ठीक है, आइए, काफी टाइम ले लिया इस सवाल ने लेकिन बढ़िया सवाल था। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले विषय पे चलते हैं। चलिए ठीक, एक इस तरीके के सवाल खत्म होते हैं। अब एक अगला टॉपिक है आपका इसी में, कोऑर्डिनेट में, और वो क्या है? वो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल दे रखा हो और कोऑर्डिनेट के माध्यम से, कोऑर्डिनेट के रूल्स के माध्यम से उस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप? उसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकालने की बात की गई, और उसके बाद तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, यानी कि तीन बिंदु जो है, तीन पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो, उनकी कोलिनियरिटी का क्या कंडीशन होगी ये आपको बताना। तीन टॉपिक्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं, उनको आपको समझना है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से समझिए क्या है मामला। एक ट्रायंगल दे रखा है, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है, उसको आप याद करिए। फिगर बना लीजिएगा कि एक ट्रायंगल दिया हुआ, उस ट्रायंगल के तीनों शीर्षों के निर्देशांक यानी कि तीनों वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला देखिए, ध्यान समझिएगा, 1/2। देखिए कैसे लिखेंगे उस बात को आप समझ लीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। आप क्या करिए, x लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, y माइनस y लिख लीजिए। जैसे बताया जा रहा है उसी तरीके से आप देखिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, वरना फिर आप कंफ्यूज रहेंगे। फिर से x लिखिए, ब्रैकेट में y माइनस y लिखिए, और एक बार फिर से x लिखिए और ब्रैकेट में y माइनस y लिखिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो ये आपका फार्मूला होगा इस तरीके से, x ब्रैकेट में y माइनस y, फिर x y माइनस y, फिर x y माइनस y, और बीच में सबके प्लस। अब इसके बाद क्या करना हो, देखिए तीन गिनतियां 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में ले लीजिए आप। एक गोला खींच लीजिए ऐसे, इस पर एक तरफ से एरो लगाइए और उसी तरफ को लगाते चले जाइए, 3 लगा लीजिए। ऐसे घूमेंगे तो ऐसे ही घूमते रहेंगे हम। ठीक, एक एक एरो पे नंबर लिख लीजिए, 1 2 3। अब एक तरह किसी भी एक नंबर से लेना शुरू कर दीजिए, तो 1 से शुरू करिए। अगर 1 से शुरू करेंगे तो कहां तक आएंगे, 1 2 3। पहला साइकिल क्या होगा, 1 2 3 होगा, तो 1 2 3 लिख दीजिए ऐसे, 1 2 3। पहला साइकिल आपने जहां से शुरू किया होगा, दूसरा साइकिल उसके तुरंत आगे से शुरू करना है, ये नियम है। अगर 1 से स्टार्ट किया तो फिर अगला कहां से शुरू करेंगे, 2 से। तो 2 से शुरू करेंगे और साइकिल कंप्लीट करेंगे। 2 से चलेंगे, कहां पे आएंगे, 1 पे रुक जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वापस 2 ही मिल जाएगा। तो क्या मिला, 2 3 1, तो वो लिख दीजिए यहाँ 2 3 1। उसके बाद 1 से शुरू हो चुका, 2 से शुरू हो चुका, अगला कहां शुरू होगा, 3 से। 3 से शुरू होगा और कहां पे रुकेगा, 2 पे।
भाई 3 1 2, बस ये आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो गया, ये फॉर्मूला। x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3, x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 और x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, क्षेत्रफल निकालना है, ये फार्मूला लगाइए, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ठीक, बस यही इतना समझना था। इसी फार्मूले को एक तरीके से आप और लिख सकते हैं, वो क्या तरीका है देख लीजिए। इसी फार्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो तरीका है 1/2 सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट का निशान खींचेंगे, यानी मॉड भी इसको कह सकते हैं आप, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, दोनों सेम बातें हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आपको त्रिभुज के शीर्ष देकर आपको क्षेत्रफल निकालना हो या क्षेत्रफल से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, कुछ भी प्रूव करना हो, तो फार्मूला आप यही आप लगाइएगा, इसी फार्मूले से आप सवालों को लगाइएगा। क्योंकि इसी फार्मूले का एक रूप ये भी होता है, ये कभी कभी आपसे क्या करता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ देता है। इससे सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, सवालों में इसको यूज करने का कोई मतलब नहीं है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष इतने 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 हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, और जो नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे उसमें से ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये एक ऑप्शन होगा, और ऐसे ही 4 ऑप्शंस होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये आपके काम आएगा। बाकी सवालों को लगाने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, और ध्यान दोनों रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। इसी को सॉल्व करने पर ये बनता है, जब आप सारणिक आगे चल के बड़े क्लासेस में आप सारणिक नाम का एक चैप्टर होता है, डिटर्मिनेंट या सारणिक, वो जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसको, जब इस सारणिक को ब्रेक करते हैं, ओपन करते हैं, सारणिक को खोलते हैं, तो यही बन जाएगा। लेकिन अभी आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं, इसकी फोटो याद रखिए, इसका यूज याद रखिए, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला क्या है, अगली बात है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज के क्षेत्रफल से पहले आप 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध समझ लीजिए। 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध देखिए, ध्यान से समझिए। 3 बिंदु संरेख होंगे, संरेख होने का मतलब क्या है, तीनों बिंदु संरेख यानी कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन में हो, संरेख मतलब एक ही रेखा में हो। 3 बिंदु एक ही रेखा में कब होंगे, देखिए जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, क्या ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है? नहीं है। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होंगे, कोई भी 3 बिंदु अगर एक ही रेखा में होंगे, तो एक शर्त सबसे बड़ी होगी उसकी कि उन 3 बिंदुओं से कभी भी कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तीनों एक ही रेखा में है, 1 2 3, तीनों एक ही रेखा में है। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो इनसे कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। और अगर ये इन तीनों बिंदुओं में से एक भी बिंदु जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ, 0.1 भी अगर हुआ, 0.1 mm भी हुआ, तो तुरंत ट्रायंगल बन जाएगा। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ की बजाय, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ की बजाय जरा सा भी उठ के यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे अगर आ जाएगा तो जब इनको मिलाना चाहोगे तो क्या होगा, ये लाइन ऐसे जाएगी, फिर ये लाइन ऐसे जाएगी, और अगर ये लाइन ऐसे गई तो इनके बीच में गैप हो गया, और गैप हो गया तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो 3 बिंदुओं में से एक भी बिंदु अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो तुरंत ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनेगा तो उस त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल मिलेगा। अब आप ये बताइए, अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल का एरिया, 3 बिंदुओं से बनने वाले किसी आकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और क्षेत्रफल 0 आ जाए उसका। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिल जाए तो इस बात का क्या मतलब है भाई, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल 0 हो ही नहीं सकता। 0 होने का मतलब यह है कि वो आकृति है ही नहीं। तो अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि फिर त्रिभुज बना ही नहीं, और त्रिभुज बना नहीं तो त्रिभुज एक ही कंडीशन में नहीं बनेगा। अगर 3 बिंदु एक लाइन में हो तो त्रिभुज नहीं बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज बनेगा।
अगर तीन बिंदु एक ही लाइन में हैं तो त्रिभुज नहीं बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज बनेगा। पॉइंट जरा सा भी ऊपर नीचे अगर खिसका तो त्रिभुज बनेगा, और अगर त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ एरिया मिलेगा। लेकिन अगर एरिया नहीं मिल रहा है, यानी कि त्रिभुज का एरिया अगर 0 है, तो फिर इसका मतलब त्रिभुज बन नहीं रहा है। और त्रिभुज ना बनने का मतलब है कि तीन बिंदु एक ही रेखा में है। इस इतनी बात को अगर रिजल्ट में आप कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कहेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन रहा है, और त्रिभुज ना बनने का मतलब तीन बिंदु एक ही रेखा में है। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज का एरिया 0 हो जाए तो तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे, ये बात सिद्ध हो जाएगी। यानी तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध अगर आपको बताना हो तो आप कहेंगे तीन बिंदु तभी संरेख होंगे, तभी एक रेखा में होंगे, जब उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। किन्हीं भी तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होने का मतलब ये है कि त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो अगर तीन बिंदुओं को एक रेखा में प्रूव करना हो तो आप उन तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का एरिया निकालिए, और उस एरिया को 0 अगर वो आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि तीनों बिंदु कोलिनियर है, यानी कि समरेख है। बात समझ गए? तो जो समझे इसी को लिख लीजिए। तीसरा वाला पॉइंट, तीन बिंदुओं के समरेख होने का प्रतिबंध। लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो इसका अर्थ है त्रिभुज बनना संभव नहीं है। अर्थात तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। बस यही बात आपने समझी। अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एरिया 0 हो जाए तो एरिया 0 होने का मतलब वो आकृति बनी ही नहीं। वो आकृति नहीं बनी मतलब त्रिभुज नहीं बना। त्रिभुज नहीं बना तो इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन में थे, इसलिए त्रिभुज नहीं बना। ठीक, जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में थे तो इसलिए त्रिभुज नहीं बना। तो इसका मतलब संरेख होने के लिए क्या जरूरी है? संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ये प्रतिबंध है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसको अगर आप 0 के बराबर कर दीजिए तो वही संरेख होने का प्रतिबंध आ जाएगा। और एरिया का आपको फॉर्मूला मालूम है ये, तो इसका मतलब अगर आप ऐसे लिखें, implies that 1/2 x1 y2 minus y3 plus x3 x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अर्थात का मतलब क्या है? अर्थात संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा? इतना बराबर 0। 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये आपका हो गया संरेख होने का प्रतिबंध। अगर कोई भी तीन बिंदु है, अगर वो संरेख हैं, तो संरेख होने का प्रतिबंध ये है कि इतना बराबर 0 आना चाहिए। ये बात समझ में आई? ठीक, इतनी जितनी कहानी आपने सुनी है उस पूरी कहानी को अगर बिल्कुल शॉर्ट में कहिए तो अगर आपको तीन बिंदुओं को संरेख प्रूव करना है तो आप उन तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर क्षेत्रफल 0 आ जाए तो आप कह दीजिएगा कि तीनों पॉइंट संरेख यानी कि कोलिनियर हैं। अगर किसी भी सवाल में दे रखा है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और ऐसा प्रूव करिए या कुछ प्रूव करना हो, तो तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ये कंडीशन आप लेकर चलिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखिए, उसमें पॉइंट्स रखिए, सॉल्व करिए, सिद्ध हो जाएगा। एक लास्ट चीज बची है आपकी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 शीर्ष होंगे।
इसको भी देख लीजिए। ए बी सी डी, ए के निर्देशांक हैं x1 कामा y1, बी के हैं x2 कामा y2, सी के हैं x3 कामा y3 और डी के हैं x4 कामा y4। और आपको किसी भी चतुर्भुज के अगर निर्देशांक आपको दे रखा है उसका एरिया निकालना हो तो एक तरीका और भी है एरिया निकालने का। एक तरीका आप देखिए, ये चतुर्भुज में ऐसे खींच दिए विकर्ण, अब चतुर्भुज क्या बन गया, दो त्रिभुजों में कन्वर्ट हो गया, एक त्रिभुज ये, एक ट्रायंगल ये। ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए पहले, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हैं। और फिर ए सी डी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों एरियाज को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप काम आप दो बार नहीं करना चाहते, एक बार में ही करना चाहते हैं, तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का भी फार्मूला है, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बराबर किताब लेनी हो ले लो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फार्मूला होगा, देखिए फार्मूला किस तरीके से निकालेंगे वो पहले रफ पे लिखते हैं। इधर एक ऐसे ब्रैकेट ले लीजिए और x1 x2 x3 x4 x1 चारों शीर्ष लाइन से लिखिए, उसके बाद x1 एक बार और लिख लीजिए, y1 y2 y3 y4 और y1 ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए इनको कैसे यूज करेंगे। फार्मूला होगा 1/2, देखिए x1 का इससे मल्टीप्लाई करिए और x2 का इससे मल्टीप्लाई करिए और माइनस करिए, x1 y2 माइनस x2 y1। फिर x2 का x3 से मल्टीप्लाई करिए और x3 का y2 से करिए, x2 y3 माइनस x3 y2। x3 का y4 से, x4 का y3 से, x3 y4 x4 y3 और फिर x4 का इससे और इससे, x4 y1 x1 y4। ये आपका किसी भी चतुर्भुज ए बी सी डी या जो भी दे रखा है उसके चार निर्देशांक दे रखे हैं, ये उसका एरिया हो जाएगा। अगर इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने में आपको कोई समस्या है तो आप ये भी कर सकते हैं, चतुर्भुज जब भी दिया जाए तो उसको आप क्या करिए, दो हिस्सों में बांटिए और दो हिस्सों में बांटने के बाद त्रिभुज बन जाएंगे, दो त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़िए। अगर फार्मूला याद रख सकते हैं तो सीधे फार्मूला यूज करिए, याद रखने में कोई वैसे मुश्किल बात नहीं है। टेक्निक याद रखिए आप, x1 x2 x3 x4 x1 ऐसे लिख लीजिए, y1 y2 y3 y4 y1 ऐसे लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आ गया। ठीक, यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं सवालों पर। क्या है सवाल? पहला सवाल है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने इतने और इतने हैं। देखिए अभी जो फार्मूला आपने पढ़ा उसी को यूज करना सीखना है यहाँ पे। तो चलिए एक सवाल लगा लेते हैं, फिर इस क्लास को रोकते हैं यहीं पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जबकि शीर्ष आपको दे रखे हैं, तो शीर्ष दे रखे हैं तो इनको ए बी सी कर लीजिए। माना ए के निर्देशांक कितने हैं 0,4, बी के निर्देशांक कितने हैं 0,-4 और सी के निर्देशांक कितने हैं 6,0।
ये आपके हो गए x1 कामा y1, ये आपके हो गए x2 कामा y2 और ये आपके हो गए x3 कामा y3। ए बी और सी से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 का मतलब 0, y2 का मतलब -4 माइनस y3 का मतलब 0, x2 का मतलब 0, x2 0 है, y3 माइनस y1 0 माइनस y1 का मतलब 4 और x3 का मतलब 6, y1 माइनस y2 4 माइनस माइनस प्लस 4। ये आपका 0 हो गया प्लस 0 हो गया और 4 और 4 8, 8 और 6 48, 48/2 यानी कि 24, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग इकाई या यूनिट स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष देकर अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो इस तरीके से फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखा जाए। ये कुछ फार्मूले लास्ट में आपको बताए गए, इन सूत्रों पर आधारित इन फार्मूले बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आपकी अपनी किताब में लगाने की कोशिश करिएगा। बाकी हम कल नई क्लास में जब मिलेंगे तो और नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। इस क्लास को आप यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।